सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2016 के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए। दोस्तों, ये पेपर फरवरी 2016 में हुआ था और सितंबर में भी पेपर हुआ था आप लोग के सीटेट का। वो जो पूरा पेपर है ऑलरेडी हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को हम हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि जो मोस्ट क्लासरूम्स होते हैं इंडिया में वो मल्टी लिंगुअल होते हैं। मल्टीलिंगुअल का मतलब कि चूंकि हमारे देश में 28 राज्य हैं तो अलग अलग प्रकार की बोलियां लोग बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर महाराष्ट्र का है, कोई गुजराती है, कोई तमिल बोल रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे क्लास में आते हैं। तो टीचर इसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि टीचर को तो अपने अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ाना है, बच्चों को समझाना भी और बच्चों को समझ भी आना चाहिए। तो इसके लिए टीचर क्या करेगा, तो यहाँ पर आप देखिए, इसे वह समस्या के रूप में लेगा, संसाधन के रूप में लेगा, बाधा के रूप में लेगा या फिर परेशानी के रूप में लेगा। तो इसे टीचर क्या लेगा, संसाधन के रूप में लेगा और रिसोर्स के रूप में लेगा। यानी कि वह इसे रिसोर्स के रूप में समझेगा कि अगर विभिन्न बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं जिनकी भाषा बोली अलग अलग है, लेकिन इस तरीके से क्या होगा, जब कक्षा में कोई बच्चा गुजराती बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई महाराष्ट्रियन भाषा बोल रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भाषा है पूरा क्लास अलग अलग भाषाओं से समृद्ध होगा और बच्चे अलग अलग भाषाओं को सीखेंगे, क्योंकि आपस में बच्चे कम्युनिकेशन भी तो करते हैं। तो इसे हमें संसाधन के रूप में लेना है, रिसोर्स के रूप में लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, यानी कि बच्चों के द्वारा जो मिस्टेक्स की जाती हैं उसको टीचर किस तरीके से लेगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। अगर बच्चे नहीं गलती करेंगे तो कौन गलती करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षक भी असफल हो गया और बच्चा भी असफल हो गया। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है, ये भी गलत है कि कौन सा बच्चा तेज है कौन सा कमजोर है। उनकी गलतियों से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उनके चिंतन को समझने के अवसर, यानी कि उनके चिंतन को, जो भी वह सोचते हैं उसको समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। यानी कि वो भले ही कम से कम वो सोच तो रहे हैं, अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बच्चा सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसका कथन है, बहुत ही आसान है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, किसने कहा आप सभी को पता है, पियाजे ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी इन्होंने कहा है और इन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या होता है। तो मीन्स यहाँ पर देखिए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, यानी कि जिस तरीके से टीचर जो जो कर रहे हैं सेम टू सेम वही करना, ये है बाल केंद्रित शिक्षा, ऐसा नहीं है। फिर है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो पूरे बालक पर ही आधारित होती है, उस बच्चे के आधार पर ही उस क्लास का सिलेबस बनाया जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता के अनुसार ही उसको सारी चीजें, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। यानी कि सारी चीजें बच्चे के ऊपर निर्भर होती हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। और जो शिक्षक केंद्रित होता है उसमें शिक्षक केंद्र में होते हैं और वो जो शिक्षा देते हैं अपने अकॉर्डिंग वो बच्चे ग्रहण करते हैं। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बालक के ऊपर ही, यानी कि चाइल्ड के ऊपर ही पूरा ध्यान दिया जाता है। चाइल्ड जिस तरीके की उसकी रुचि होगी, जो भी अभिव्यक्ति वो करना चाहेगा सक्रिय रूप से, वह स्वतंत्र होकर के अपनी बातों को रख पाएगा शिक्षकों के समक्ष। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाई। कोई कठिन परिस्थिति आ गई है तो जो टीचर है वो बच्चों की किस प्रकार से सहायता करते हैं। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप
निर्वाह करना सीखें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सहायता नहीं देंगे। तो जबकि आपको पता है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक को क्या कहा गया, सुविधादाता कहा गया है। फिर है उस पर भाषण देकर, तो छोटे बच्चे हैं तो भाषण देने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। फिर है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो ये तो वह अभिप्रेरणा हो गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यही है कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। इस तरीके से क्या होगा कि कोई भी समस्या आती है तो अगर हम उस काम को छोटे छोटे टास्क में बांट लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ कि ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस। जब कोई भी जटिल परिस्थिति आएगी तो क्या करना है, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है और उसके बाद निर्देश बच्चों को बताने हैं। तो इससे आसानी से बच्चे उस पूरी की पूरी जटिल परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शिक्षार्थियों से यानी कि स्टूडेंट से यह अपेक्षा करना चाहिए, यानी कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दोस्तों अब सिंपल सा यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्लास में कोई कहानी सुनाई, ठीक है, कोई भी कहानी सुनाई। अब आप कहते हो बच्चों से कि एक एक लोग आओ उस कहानी को सुनाओ। तो आप देखोगे कि जितने भी बच्चे क्लास में एक एक बच्चा आएगा, जितने भी बच्चे आएंगे सब कहानी को सुनाएंगे, लेकिन उसको सब अपनी अपनी भाषा में सुनाएंगे, ठीक है। कोई सहायता कहेगा तो कोई हेल्प कहेगा, तो कोई मतलब कुछ ना कुछ वो आप देखोगे, चाहे वो शब्दों में अलग कर देंगे, चाहे वो वचन वहां पर अलग कर देंगे, या फिर ये कहें कि जहां पर उन्होंने लगाना है वहां पर उन लोगों ने बोल देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर बच्चा सेम टू सेम जो शिक्षक उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनको कहानी उन्होंने बताई, वो सेम टू सेम बच्चों से अगर पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे तो बच्चे उसमें अपना अनुभव जरूर शामिल करेंगे। यानी कि जो उन्होंने कहानी सुनते समय जो अनुभव किया उसी अनुभव की वो व्याख्या करेंगे अपने शब्दों में, ठीक है। तो ज्यों का त्यों वो नहीं उत्पादित कर पाएंगे सेम टू सेम वही चीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नोइंग एज इट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, समस्यात्मक है। क्योंकि टीचर सोचे जैसा उन्होंने ज्ञान दिया है सेम टू सेम बच्चे वैसे ही कॉपी करके उन्हें सुना दे, तो बच्चे टेप रिकॉर्डर तो है नहीं कि सेम उन्होंने जैसे सुना है वही टेप रिकॉर्डर ऑन कर देंगे शिक्षक के सामने और अपना और ऑलरेडी सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये सही भी नहीं है। बच्चे अपने अनुभव से जो सीख रहे हैं उन्हें उससे सीखने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है या बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, यानी कि एक क्लास मान लीजिए 5 ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर समूह में वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे क्लास को 2 भागों में बांट दिया गया है और किसी समूह में वो किसी समस्या पर चर्चा के लिए शिक्षक ने उनको अवसर दिया है, किसी प्रॉब्लम के ऊपर वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनके सीखने का वक्र कैसा होगा, स्थिर होगा, अवनत होगा, समान रहेगा या बेहतर होगा। तो इसको तो आप लोग देख करके ही समझ सकते हैं कि अगर टीचर इस तरीके का काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे सीखने का जो वक्र होगा वो क्या होगा, बेहतर होगा, यानी कि बिकम्स बेटर। क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे, तो जो सीखने का वक्र है यानी कि जो उनके सीखने का जो ग्राफ है वो क्या होगा, जो लर्निंग कर्व है वो और बेहतर होगा, बिकम बेटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो यहाँ पर देखिए जो विकास की गति होती है, डेवलपमेंट फेज जो होती है बच्चों में, वह एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित या फिर एडी से चोटी। तो दोस्तों किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित, सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, यह भिन्नता वैयक्तिक भिन्नता भी कहलाती है, ये भी आप लोग जानते हो। इसके अलावा परंतु प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम होता है वह एक व्यवस्था के अनुसार होता है, ठीक है। अतः विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का क्या करती है,
अनुगमन करती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? Which one of the following is correct about development? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म से के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दोस्तों, जो विकास है वो क्या है? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो विकास है, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है, उसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है, लोगों से बातचीत करता है और वो कल्चर से भी सीखता है। ये आपको पता है किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक थियरी में यही बताया गया है कि जो बच्चा है उसका विकास इस तरीके से भी होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ से कल्चर सीखता है, बच्चा यहाँ से अपनी संस्कृति सीखता है कि कैसे बड़ों के पांव छूने हैं, कैसे हमें नमस्कार करना है, कैसे किसी का अभिवादन करना है, कैसे हमें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, छोटों को भी किस तरीके से हमें उनके साथ बात करनी है। ये सारी चीजें संस्कृति में, हमारे समाज में ही हम संस्कृति को सीखते हैं। तो इस तरीके से जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, ये विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आखिर में जो व्यक्ति होते हैं वो अलग क्यों होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? तो जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो ये सबसे अच्छा जो यहाँ पर उपाय है ये ऑप्शन नंबर 2 ही है, लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण यह वातावरण के प्रभाव कारण। तो आप सभी को पता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अन्योन्य क्रिया के कारण ही होता है, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता में। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के माता पिता की जीन्स हर बच्चे के अंदर होंगी, ये तो है ही, लेकिन जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो सभी बच्चों का डिफरेंट होता है। उनका जो पालन पोषण है वो डिफरेंट तरीके से होता है। कोई बच्चा बहुत धनी घर में पैदा हो गया, उसको कोई कमी नहीं है। कोई बच्चा बहुत गरीब घर में है तो उसके पास संसाधन की कमी होती है, उसको सही वातावरण नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है, इसीलिए व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप देखोगे कि दो लोगों की रुचियां सेम नहीं होती हैं, दो लोग सोचते नहीं है एक तरीके से किसी भी समस्या पर। तो इसीलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। आप अगर सोचोगे, आप दुनिया में ढूंढो तो आपके जैसा सेम टू सेम इंसान नहीं मिलेगा जो आप ही की तरह कपड़े पहने, आप ही की तरह खाए पिए, आप ही की तरह जो आपको पसंद है वो उसको भी पसंद हो। तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। हो सकता है कि शकल सेम हो जाए भाई बहन होने की वजह से, लेकिन जो रुचियां होंगी वो तो डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों वो सही हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही व्यक्ति क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। फैमिली प्लेस डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार जो है वो किस प्रकार से बच्चे के समाजीकरण में भूमिका निभाता है? रोमांचकारी भूमिका निभाता है कि मुख्य भूमिका निभाता है कि गौण भूमिका निभाता है या फिर कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसको देख करके आप समझ जाओगे कि जो बच्चे का परिवार होता है वो बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा, प्राइमरी रोल। क्योंकि जो फैमिली होती है वो किसमें आती है? प्राइमरी में आती है, ये तो आपको पता ही है। बाकी स्कूल, बच्चे की मित्र मंडली, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? Which one of the following is a correctly matched pair? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, अनुकरण प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा होता है कल्पनात्मक खेल करने लगता है। सहस्वावस्था वाला बच्चा तो तर्क तो करेगा नहीं, 1 से 5 तक का बच्चा, तो ये तो गलत हो जाएगा, तर्क और अनुप्रयोग। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, इसमें निगमनात्मक विचार करने लगता है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। दोस्तों जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें बच्चा संचरण करना सीख लेता है
वर्गीकरण करना सीख लेता है, यानी कि राज्य और राजधानियों को वह पेयर मिला लेता है। इसके अलावा 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है यह जोड़ घटाना गुणा भाग ये संक्रिया भी कर लेता है। ठीक है, तो ये साधारण वर्गीकरण क्रिया जो है इसको ये समझ में आ जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग संक्रियात्मक चीजें भी कर लेता है और वर्गीकरण वाली चीजें भी ये कर लेता है कि हाँ ये गुणा का निशान है, ये जोड़ का है, इस तरीके से ये घटाने का है, ये भाग का। तो ये बच्चे को धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने लगती है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 4 है, ये सबसे सही तरीका दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, डैश वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि एक लड़की है, छोटी बच्ची है, वो क्या कह रही है कि जो कपड़े हैं वो धूप में जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कि अपनी किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि उसको ये पता है कि कपड़े गंदे होते हैं तो उनको हम धुल करके धूप में फैलाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि वह काम और उसके कारण दोनों के बारे में, काज एंड इफेक्ट दोनों के विषय में वो जान रही है। इस कपड़े धोने की प्रक्रिया के बारे में उसे पता है कि कैसे हम कपड़े वॉश करके फिर हम उसको धूप में सुखाते हैं। तो ये एक तरीके से काम तो हुआ ही, और उसके कारण को भी वो जान रही है कि अगर हम धूप में सुखाएंगे कपड़े तो वो जल्दी सूखेंगे। ठीक है, तो कार्य और कारण दोनों के विषय में उसे नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। अकॉर्डिंग टू द पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। तो आकार या मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा या काइंड, अमाउंट, फिर है आकार, किस्म या फिर मात्रा, प्रकार। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है, बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो एडल्ट से भिन्न होती है, यानी कि प्रकार में भिन्न होती है। लेकिन यहाँ पर मात्रा बजाय मात्रा के, यहाँ पर मात्रा में कोई कमी नहीं होती, जितना बड़ा सोचेगा उतना छोटा भी सोचेगा। लेकिन दोनों की सोच में क्या होगा, अंतर होगा। सोच में अंतर क्यों होगा, जो छोटा होगा उसने जितनी दुनिया देखी है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सोचेगा, और जो बड़ा व्यक्ति है वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस के बेस पे उस समस्या के बारे में सोचेगा। तो सोच दोनों रहे हैं, दोनों का प्रकार क्या है, भिन्न है। सोचने का प्रकार भिन्न है, अलग अलग है। एक्सपीरियंस के बेस पे तो अलग अलग प्रकार है, लेकिन जो मात्रा है, अमाउंट है, वो इक्वल है। सोचने की जो मात्रा है वो इक्वल है, लेकिन जो प्रकार है वो भिन्न है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रा जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है, दोनों ही उतने विचार सोचते हैं, लेकिन दोनों के विचार में क्या होती है, भिन्नता होती है। विचार अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों के अपनी बेसिस के अनुसार पे होते हैं, उनके अनुभव के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, इसके बाद प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग में आपको पता ही है कि क्या करते हैं हम, पूरी चीज बच्चे की बस थोड़ी सी सहायता करते हैं। थोड़ी सी सहायता करने के बाद क्या होता है, बच्चा अपने काम को पूरा खुद कर लेता है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, बच्चा कोई सवाल लगा रहा है, थोड़ा सा वो भूल रहा है, आपने बस उस एक स्टेप को बता दिया, उसके बाद बच्चे ने सारे अच्छे से लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो थोड़ी सी सहायता करने से क्या होता है कि बच्चा आगे खुद अपने काम को खुद करता है, आप बस केवल उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के ही एग्जाम्पल हैं। गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, यानी कि उनको क्या करना है, हमें उन्हें प्रमोट करना है, यानी कि उन्हें थोड़ा बहुत अगर हमने संकेत दे दिया, इसे उन्हें कहीं वो अटक रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, जैसे बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर वो सुना रहा है आपको, तो कहीं थोड़ा सा अटक रहा, आपने उसको संकेत दे दिया कि ऐसे नहीं ऐसे था, और उसको याद आ गया, वो पूरा सुना देगा। और नाजुक स्थितियों पर बच्चों से हम प्रश्न भी पूछेंगे, यानी कि उन्हें क्लू देंगे, याद करो कि यहाँ क्या हुआ था कहानी में। अगर बच्चा भूल रहा है, थोड़ा सा उसको आप बताओगे कि कैसे मैंने कहानी सुनाई थी, यहाँ पर ये हुआ था, बस थोड़ा सा आप याद करवाओगे, बच्चा याद रहे। जैसे कि बच्चा कोई पोयम सुना रहा है, एक लाइन बीच में वो थोड़ा सा भूल रहा है, आपने उसको बताया, उसके बाद वो पूरा पोयम कंटिन्यू आपको सुना देगा। तो इस तरीके से बच्चे को क्लू भी दे सकते हो आप, उससे छोटा सा प्रश्न भी पूछ सकते हो उसको क्लू देने के लिए ही।
तो ये होता है आधारभूत सहायता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? वाइगोत्स्की ने ही आपको पता है क्या कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन लर्न बाय मैच्योरेशन, बाय इमिटेशन, बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, या फिर when reinforcement is offered। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सामाजिक अंतःक्रिया को बताया था कि बच्चे जितना अपने से बड़ों से इंटरेक्शन करेंगे, जितना वो बोलेंगे, बात करेंगे, उनकी जो सामाजिकता है वो उतनी ही बढ़ेगी और उनके सीखने का जो उनकी लर्निंग प्रोसेस है वो और उसमें और मदद होगी। और अपने समवयस्क यानी कि अपने साथ के लोगों से भी वो जितना बातचीत करेगा, जितना वो इंटरेक्शन करेगा, वो उतना ही सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या दिया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। कोहलबर्ग ने क्या दिया है? नैतिक विकास के क्या बताए हैं इन्होंने? चरण बताए हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 चरणों में, प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। ठीक है, तो 3 स्तर बताए हैं। इन तीनों स्तरों को उन्होंने 6 भागों में, हर एक स्तर को क्या किया है? हर एक स्तर को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हर स्तर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो 3 स्तर और 6 चरण है कोहलबर्ग के सिद्धांत में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? इसमें से कौन से ऑप्शन में आप देखोगे आपको लगेगा कि ये जो क्लासरूम है ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। तो एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिनका संदर्भ शिक्षिका देती हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल पाठ्य पुस्तक के ही ज्ञान बच्चों को क्लास में दिए जाते, तो ये तो गलत है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फिर है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। पुरस्कार और दंड ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या, वो केवल लालच में हम कह सकते हैं कि वो काम करेंगे। फिर है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती हैं और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती, तो ये भी गलत होगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं, अलग अलग समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं और उन बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं, उन्होंने जिस भी विषय के बारे में बच्चों को डिस्कशन करने को दिया होगा, जो भी टास्क दिया होगा, वो प्रत्येक समूह के बच्चों से ज्यादा करके पूछ रही हैं और किस तरीके से बच्चों ने उस पर प्रिपरेशन की है ये भी वो देख रही हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो कक्षा कक्ष का वातावरण होता है तथा पाठ्यक्रम का जो स्वरूप होता है वो बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है। ये तो आप लोग जानते हो कि बच्चे को ध्यान में रख करके ही बच्चों का पाठ्यक्रम बनाया जाता है, ताकि जो बच्चा है वो सहज और सरल रूप में सीख सके। और एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हों, वहां पर शिक्षिका को इसी प्रकार से बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाना है और बच्चों से इंटरेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस इज एक अकेला और जाति विचार दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का एक समुच्चय, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। क्या सही है यहाँ पर दोस्तों? तो बुद्धि के बारे में कहा जाए तो यह एक मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को हम क्या करते हैं, सहजता पूर्वक कर लेते हैं। अतः जो बुद्धि होती है वो सामर्थ्यों का क्या होती है, एक समुच्चय होती है। अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, जो हमारे अंदर सामर्थ्य होता है, जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, उसका एक क्या होती है, सेट होती है। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है जिसमें बच्चे ने जन्म लिया है, वो दुनिया में आया है, तो अति संवेदनशील होता है कि अमहत्वपूर्ण होता है कि निरपेक्ष होता है या कम महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो अति संवेदनशील होता है। सेंसिटिव क्यों होता है? इसी में जिस प्रकार का व्यवहार बच्चा अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों में देखेगा, वह उसी प्रकार की भाषा को क्या कर लेगा, वो अचीव कर लेगा, या फिर ये कहें कि वो अर्जित कर लेगा। तो इस तरीके से एक्वायर कर लेगा
तो इसलिए ये जो टाइम होता है प्रारंभिक बचपन बच्चे का, ये भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, एक सह कक्षा में मतलब उस कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, लड़कों से टीचर क्या कह रहे हैं, जो क्लास के बॉयज हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। इस टिप्पणी से क्या झलक रहा है, टीचर की कौन सी मानसिकता? लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों के साथ जरूरी नहीं कि किसी के ऊपर हम कोई ये ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये व्यवहार केवल लड़के करते हैं, ये व्यवहार केवल लड़कियां करती हैं, लड़कियां रोती हैं, या इस तरीके की चीजें जो है ये सही नहीं है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, या जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो उसमें अक्सर यही ऑप्शन सही होता है कि यहाँ पर हम ये लड़की लड़कों में भेदभाव तो कर ही रहे हैं, और ये रूढ़िबद्ध धारणा जो पहले से चली आ रही धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा, उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टीरियोटाइप, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये स्टीरियोटाइप चला आ रहा है उसी को टीचर क्लास में बोलते हैं। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है जिसको हम ही आप खत्म करेंगे, क्योंकि हम आप भी क्या है, शिक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंकलन। जो आंकलन होता है, असेसमेंट होता है, उसका क्या मतलब होता है? यह बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, अगर ये टेंशन उत्पन्न करेगा तो फिर आंकलन का क्या मतलब है? बच्चे तो इससे डर जाएंगे। फिर है सीखने में सुधार का एक तरीका है, या बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो बच्चों को हमें अलग अलग वर्गीकरण नहीं करना है क्लास में, सभी बच्चे यूनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है, इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी कि लर्निंग को सुधारने का, जहां जो गलतियां रह गई हैं उसको सही करने का एक तरीका होता है आंकलन या असेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा दोस्तों एनसीए 2005 के अनुसार आंकलन का जो प्रयोजन है वो निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाता है। अतः आंकलन सीखने में सुधार का क्या है, एक तरीका है। ये एनसीए 2005 में भी कहा गया है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है फिर आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब आप सभी को पता है। समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें सभी समुदाय, वर्ग, जाति, लिंग भेद का भेदभाव किए बिना, किसी प्रकार की अक्षमता का भेदभाव किए बिना सारे बच्चों को हम एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा देते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से भी अक्षम बालक हो। तो इसका सबसे अच्छा वर्णन इन चारों ऑप्शंस में से कौन करता है? यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, ये तो गलत है। किसी बच्चे के बारे में ये तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ नहीं सीखेगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें क्लास में अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ही है। यह क्या है, एक दर्शन है। इट इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट, सभी बच्चों को शिक्षा का इक्वल एजुकेशन का पूरा राइट है, पूरा का पूरा अधिकार है। इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम, नियमित स्कूल सिस्टम में सभी बच्चों को स्कूल आने का पूरा अधिकार है, समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो आर्टिकल 21A है यानी कि अनुच्छेद 21 का में भी यही बताया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और इसकी व्यवस्था कौन करेगी? प्रत्येक राज्य सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो वंचित वर्ग के बालक हैं उन्हें अगर टीचर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वंचित वर्ग के बालकों में ऐसे बालक आते हैं जो समाज से बहुत दबे कुचले वर्ग से आते हैं, या फिर ये कहें इनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं और वो पढ़ाई का महत्व भी नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से ऐसे बच्चे भी इसके अंतर्गत आएंगे जो किसी प्रकार से देखने में, सुनने में, बोलने में अक्षम है, या अस्थि-बाधित बच्चे, ये सब आएंगे इन बच्चों के अंतर्गत। तो ऐसे बच्चों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऐसे बच्चों के साथ टीचर क्या करेंगे, ये पूछा है। जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, ये तो बहुत गलत है।
ठीक है। कक्षा में हम किसी बच्चे को एक दो बच्चों को अलग से नहीं बिठाएंगे, उन्हें पीछे नहीं बिठाएंगे। अगर ऐसा करेंगे हम तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमें तो बिल्कुल अलग ही कर दिया गया है कक्षा में से। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, यानी कि टीचर उन पर ध्यान ना दें। अगर टीचर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे स्कूल में, तो ये भी गलत हो गया। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बच्चे केवल लिखने के लिए तो स्कूल आए नहीं है, वो तो सीखने के लिए आए हैं ना, तो उन्हें पढ़ना भी है, उन्हें अपने विचारों को भी रखना है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है, वो जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें उनके वंचित होने के कारणों के बारे में भी जानेंगे, वो क्या उनका बैकग्राउंड है उसके बारे में भी टीचर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा उसके बारे में। फाइंड आउट करके सारी चीजें पता करने के बाद वह क्या करेंगे, कक्षा में जो भी चर्चा होती है उसमें उन बच्चों को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें क्लासरूम में होती हैं वो सारी की सारी चीजों में बच्चे अगर लिख रहे हैं तो लिखेंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, अगर विचार विमर्श हो रहा है तो चर्चा में भी वो बच्चे शामिल होंगे, क्योंकि सारे बच्चों को शिक्षा का समान रूप से अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग लिंग से आता हो, कोई भेदभाव नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दिया है अपमानजनक व्यवहार, तो ये अधिगम निर्योग्यता की पहचान नहीं है कि कोई बच्चा अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो वो कुछ सीख ही नहीं सकता। बी को डी, वाच को सा और 21 को 12 लिखता है बच्चा। इसके बाद देखिए, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि या मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या मूड स्विंग होना उसका, यानी कि कभी वो खुश है, कभी वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हो, बच्चा शब्दों को सही से नहीं लिख पा रहा, वो बी को डी लिख रहा है, वाज को सा लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी दिखा रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिसेबिलिटी, तो आपको पता है डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिस्फेजिया होता है, ये सब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऐसा बच्चा जो पार्शियली देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह शिक्षा उसके किसी काम नहीं आएगी, ये तो गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, उसे दूसरे स्कूल में भेजने की जरूरत है, तो ये भी गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए या बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो उसके लिए विशेष प्रावधान करके उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। उसके लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको हम मुहैया कराएं, उसके बाद हम उसको नियमित विद्यालय में रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, क्योंकि वो बच्चा आंशिक रूप से नहीं देख पा रहा ना, चश्मे का अगर सही से उसको चश्मे का नंबर सही से उसको मिल जाता है तो वो आसानी से वो देख सकेगा और पढ़ भी सकेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो सीखना होता है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे बच्चों में मानसिक क्षमता तथा शिक्षण के प्रति परिपक्वता आती है। उनकी जो मानसिक क्षमता है वो भी बढ़ती है और वह धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। यह क्रिया सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है। तो सीखने वाले के संवेगों से क्या होती है, प्रभावित होती है सीखना, क्योंकि बच्चा जिस तरीके का उसका संवेग रहेगा, जैसे क्लास में वो अटेंशन ध्यान दे रहा है तो वो बढ़िया से उस चीज को सीखेगा। और अगर वह किसी प्रकार से दुखी है, डरा हुआ है, भयभीत है, उसके संवेग सही नहीं है उस समय जिस समय टीचर को सिखा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उसका सीखना वहां पर प्रभावित होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ लर्नर्स इमोशंस, पूरी तरीके से जो सीखना है वो बच्चे के संवेग पर, उसके इमोशन पर निर्भर करता है कि उसका किस प्रकार का इमोशन है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्लास में आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका जो संवेग है, जो उनका इमोशन है, वो सही से, ये कह सकते हैं हम कि क्लास में कंसंट्रेट नहीं हो पाता, उनके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका क्या करे? टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्टुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग अ टीचर शुड, यानी कि बच्चों की सोच में कॉन्सेप्टुअल चेंजेस लाना चाहती हैं, बच्चों की थिंकिंग में कॉन्सेप्टुअल चेंजेस लाना चाहती हैं, उनकी जो अवधारणात्मक परिवर्तन है उसको क्या करना चाहती हैं, वो और सक्षम बनाना चाहती हैं, उनकी सोच को और अच्छा बनाना चाहती हैं, किसी भी वस्तु के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा करना चाहती हैं।
तो इसके लिए टीचर क्या करेंगी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। ऐसा गलत है, बच्चे अगर खुद से नहीं सोचेंगे तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना, व्याख्या बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए या बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिससे वे अपने चिंतन में परिवर्तन करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बार बार हम पुरस्कार नहीं दे पाएंगे कि बच्चों को पुरस्कार देंगे तब वो अपने चिंतन में परिवर्तन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर यही है, मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस, यानी कि बच्चों को आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन देने हैं, ऐसे व्याख्या करनी है किसी भी कॉन्सेप्ट की कि बच्चे आपके कॉन्सेप्ट से कन्विंस हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट को वो कहें कि हाँ उन्हें समझ में आ रहा है, वो उससे बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि हाँ अच्छे से और स्पष्ट रूप में समझ में आ रहा है क्लियरली जो टीचर समझा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों से वो डिस्कशन भी करें, अपने विभिन्न टॉपिक पर वो डिस्कशन भी करेंगी, तो इससे भी जो उनकी कॉन्सेप्टुअल थिंकिंग है या अवधारणात्मक सोच है उसमें निश्चित रूप से क्या होगा, परिवर्तन होगा किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव इंगेजमेंट मेन। प्राथमिक कक्षा होती है उसके संदर्भ में सक्रिय बद्धता, यानी कि लगातार अगर क्लास में काम हो रहा है, टीचर सक्रिय है, बच्चे सक्रिय हैं, तो इसका क्या अर्थ है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, तो ये तो गलत है। याद करना, रटने की बात जहां होगी वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो शिक्षक का अनुकरण और नकल टोटल करना तो ये भी गलत है। बच्चे अपने अपने लिए तो उन्हें खुद भी तो सोचना है, कुछ वो भी तो सोचेंगे किसी वस्तु के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में उनकी खुद की अपनी भी तो सोच होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, बच्चों से इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना, प्रश्न पूछना और डिबेट करवाना। तो इससे क्या होगा, जो कक्षा होगी वो हमेशा सक्रिय रहेगी, सारे बच्चे हमेशा तैयार रहेंगे, कुछ भी जो आप कोई भी टास्क आप दोगे तो बच्चे करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। Children are most creative when they participate in an activity। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए या शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे कब क्रिएटिव होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से क्या करते हैं, वो भाग लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जो किसी भी गतिविधि में अपनी रुचि के अनुसार, जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो अपनी रुचि से क्रिकेट में भाग ले रहा है, किसी को टेनिस पसंद है टेनिस खेल रहा है, किसी को बैडमिंटन पसंद है तो वो बैडमिंटन खेल रहा है। अपनी रुचि के अनुसार बच्चा अपने खेल को चूज कर रहा है और उसको खेल रहा है, तो वो सृजनशील बालक में ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जितने भी क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो भी शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सारे के सारे विषयों के वीडियोस के लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और आपके रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।